सब लोग भाई। हम हमारे यूट्यूब चैनल सिमटेक क्लासेस पर हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आई होप सभी क्लासेस वगैरह अपनी प्रॉपर वे में देख रहे होंगे, और जो नहीं देख रहा है भाई वो भी देखो, क्योंकि काफ़ी सारी गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन आ रही है, काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, है ना। और 1 बाय 1 कंटिन्यूटी में हम लोग क्लासेस भी डाल रहे हैं। शायद आपको पता हो कि रीजनिंग के भी 5 लेक्चर कंप्लीट करा चुके हैं। 5 चैप्टर जो है, 5 टॉपिक जो है वो मैम हमारी कंप्लीट करा चुकी है। इंग्लिश की भी रेगुलर क्लासेस चल रही है। मैथ्स के भी आपको पता है इससे पहले 3 पार्ट आ चुके हैं परसेंटेज के। आज हम लोग पार्ट 4 करेंगे, और इससे आगे 5वां और 6वां, यानी एक या मैक्सिमम 2 पार्ट में हम इसको ख़त्म करेंगे परसेंटेज को। तो अच्छा है कि आप घर बैठ के अब पढ़ाई करो अच्छे से, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करो, है ना। तो आज हम पार्ट 4 पढ़ेंगे। पार्ट 4 में फिर से हम जो परसेंटेज के टाइप्स होते हैं, जिस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को उठाकर पार्ट 4 में हम उसको ले गए आज, है ना। तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो क्वेश्चन किस तरह से बनता है, और ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई। ये भी क्वेश्चन क्या हमारे, किसी विद्यालय में 60% लड़के तथा 972 लड़कियां हैं। तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें, यह हमारा क्वेश्चन है। एक विद्यालय में 60% लड़के हैं तथा 972 लड़कियां हैं। तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या बतानी है, ये बतानी है टोटल उस विद्यालय में टोटल कितने स्टूडेंट हैं। करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस में आप पेन ना ही उठाओ तो ज़्यादा बेटर है। बाकी मैं आपको इसको ट्रेडिशनल मेथड से ही बता रहा हूँ, किस तरह से हम इसमें अप्रोच लगानी चाहिए वो भी मैं बता रहा हूँ। अब देखो, सपोज किसी विद्यालय में सपोज 100 स्टूडेंट है, मैं लेके चलूँ सपोज टोटल। भाई आई होप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। सभी को पता है एग्ज़ाम्स आपके काफ़ी करीब है। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम, कोरोना का टाइम बीतता जा रहा है, आपका एग्ज़ाम का टाइम भी करीब आता जा रहा है। तो अब आपने बहुत आराम से घर पे बैठ गए होगे, मौज मस्ती जितनी करनी होगी कर चुके होगे। अच्छा है, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करो, बाकी की चीज़ों पर मत ध्यान दो। अब ये जो सीईटी वगैरह का जो हिसाब किताब चल रहा है, जो सारी कहानी चल रही है, अभी उसको अप्लाई होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। फिलहाल तो ये है कि जो एग्ज़ाम जिस तरह से होने हैं वो उसी तरह से हो गए। हमें सीईटी का इंतजार ही नहीं करना भाई। हमें ये है कि हमने जो फॉर्म्स भरे हुए हैं पहले हमें उसमें सिलेक्शन लेना है, जो कि जिस तरह से प्रोसेस चल रहा है उसी तरह से चलता रहेगा। बाकी तो ये सब डिस्टर्ब करने की चीज़ें हैं, है ना। तो आप सभी को पता है कि 2.5 करोड़ लोगों ने रेलवे ग्रुप डी का और एनटीपीसी के फॉर्म करोड़ों लोगों ने भरे हुए हैं। तो सबसे पहले गवर्नमेंट को ये ध्यान देना चाहिए कि जो नौकरियां चल रही है पहले उसे ही कंप्लीट करा दे। जो फॉर्म्स पिछले 1.5 साल से निकले हुए हैं उनकी कोई रिक्रूटमेंट हो नहीं रही है। अब आयोग का गठन हो गया, वो सब एक उन मुद्दों से भटकाने के लिए एक नई कहानी चली है। बाकी ठीक है, हम लोगों को तो हम क्या कर सकते हैं। हमें तो जो जैसी कहानी चल रही है उसको फेस करना है बस। अभी जो आप तैयारी करो, फॉर्म्स वगैरह जो निकल रहे हैं उन्हीं में सिलेक्शन लो, और सबसे बढ़िया है उनमें जॉब लेके अपने जॉब करनी शुरू करो। जब सीईटी अप्लाई होगा तब सीईटी के अकॉर्डिंग चलेगा। आज मैं परसेंटेज के पार्ट 4 स्टार्ट कर रहा हूँ। 3 पार्ट में पढ़ा चुका हूँ। तीनों पार्ट को आप कंप्लीट देखो, नोट्स वगैरह बनाओ प्रॉपर वे में, उसके बाद चौथा पार्ट देखना। जिन्होंने उन 3 पार्ट को नहीं देखा उसके लिए चौथा पार्ट देखना इतना मज़ा उसको बजा भी नहीं आएगा, और ना समझ में आने में भी थोड़ी सी दिक्कत होगी। देखो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, किसी विद्यालय में 60% लड़के तथा 972 लड़कियां हैं। विद्यालय में लड़कों की संख्या ज्ञात करें। एक विद्यालय स्कूल है जिसमें 60% बॉयज़ है और जो रिमेनिंग है वो गर्ल्स है। हमारे 60% बॉयज़ है, रिमेनिंग जो है वो गर्ल्स है। तो वो कह रहा है बताना है नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हैं। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो काफ़ी सारे इनमें पेन वैन तो उठाने की ज़रूरत है नहीं, फिर भी मैं ट्रेडिशनल मेथड से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। कुछ भी लेके चलो, सपोज लेट मैक्सिमम स्टूडेंट जो है, सपोज मैं टोटल स्टूडेंट लेके चलूँ वो 100, सपोज टोटल स्टूडेंट 100 है। अब मुझे पता है मेरा बॉयज़ जो है वो कितना है 60%, तो 100 का 60% कितना होगा 60। तो अगर मैं गर्ल्स की बात करूँ
तो यहाँ गर्ल्स कितनी बचेगी? अगर 60% बॉयज़ है तो 40% गर्ल्स होगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 100 का 40% 40, यानी गर्ल्स की संख्या कितनी होगी भाई? 40। लेकिन 40 की वैल्यू कितने के बराबर है? 970। वो कह रहा है गर्ल्स जो है वो 40 नहीं है, क्योंकि 40 तो मेरे हिसाब से आ रहा है, मैंने मैक्सिमम वैल्यू 100 मानी हुई है। लेकिन एक्चुअल में गर्ल्स की संख्या कितनी है? 972। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 40 की वैल्यू 972, एक की वैल्यू 972/40। और मुझे बताना क्या है? मुझे बताना है नंबर ऑफ़ बॉयज़। मुझे ये बताओ कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने आ रहे हैं? 60। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 40 यूनिट की वैल्यू 972, एक यूनिट की वैल्यू 972/40। तो जो 60 है, जो मैंने नंबर ऑफ़ बॉयज़ माना हुआ है, उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहोगे सर एक की वैल्यू 972/40, तो 60 की वैल्यू कितनी बनेगी? इंटू 60। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो 20 या 60, 20 दूनी 40। इसको आप करोगे तो आई थिंक इसको बनेगा, ये बनेगा हमारा 48 दूनी 96, 486, और 486 की 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा बनेगा 1458, जो कि हमारे टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ होगा। और ये हमसे क्वेश्चन में पूछा जाए। तो एक तो ट्रेडिशनल मेथड ये होगा ना, इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन इन क्वेश्चंस को करने में पहली बात तो मैंने पहले भी कहा था, पेन उठाने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन आप फिर भी अगर पेन उठाना चाह रहे हो तो इस मेथड से ना ही करो तो ज़्यादा बेटर है। कैसे करना इसको फ़ायदे में रहेगा वो मैं बताता हूँ। 60% बॉयज़ है। मैंने कहा था फ्रैक्शंस को आपको पता होना चाहिए। 100 मान के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको फ्रैक्शन पता है तो और भी ईजी है। 60% का मतलब होता है 3/5। ये नीचे वाली वैल्यू टोटल वैल्यू होती है, जैसा कि मैंने समझाया था आपको पार्ट 1 में या पार्ट 2 में। 60% की वैल्यू 3/5 मैंने कहा था ये आपकी ओरिजिनल वैल्यू होती है। तो लेट जो टोटल स्टूडेंट है, सपोज वो 5 यूनिट है, 5 यूनिट। अब मुझे बताओ 5 का 60% कितना होता है भाई? 3। तो मैं ये कह सकता हूँ जो बॉयज़ है वो 3 हो गए। तो बाकी 5 में से 3 तो लड़के हो गए, लड़कियाँ कितनी बची? 2। तो इसका मतलब ये है कि लड़कों की संख्या होगी कितनी? 3, और लड़कियों की संख्या कितनी हुई? 2। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 972। अब मैं ये कह सकता हूँ कि लड़के 3 यूनिट और लड़कियाँ 2 यूनिट, लेकिन 2 यूनिट तो है नहीं लड़कियों की संख्या। लड़कियों की संख्या कितनी है? 970। मुझे बता, 2 की वैल्यू 972। मुझे बताना क्या नंबर ऑफ बॉयज़। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो आपको देखना है ये इसका कितने मल्टीपल है? 486 मल्टीपल। भाई 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 छिक्का 12। आपको कैलकुलेशन इस हिसाब से पकानी है। वैसे भी इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 48 दूनी 96, एक बच्चे का 2 छिक्का 12, तो 48 इंटू 6 यानी 486 के मल्टीपल ये वैल्यू बनेगी। तो इस 3 को भी आपको 486 मल्टीपल कर देना है। तो 3 को 486 मल्टीपल करोगे तो ये बनेगा हमारा 1458, जो कि हमारे नंबर ऑफ बॉयज़ की वैल्यू होगी। ठीक है, ध्यान से देख लो। अगर आपने पहले 1 बाय 1 तीनों पार्ट देखे हैं तो आराम से इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आराम से इस क्वेश्चन को कर लो। और भी इसके मेथड है, लेकिन सबसे सूटेबल मुझे यही लगता है। आपको ऐसे करना है कि टोटल 100 है, 60% लड़के हो गए, 40% लड़कियाँ होगी। अगर मैं रेशो बनाता हूँ तब भी उनकी 3-2 की रेशो बनेगी। तो लड़कियों की वैल्यू कितनी है? 2, 2 की वैल्यू कितनी है? 986। ये इसका कितने मल्टीपल है? 486 मल्टीपल है। तो 3 की वैल्यू बतानी है, तो जो जो हमारा बनेगा 1458, यानी 1458 हमारी वैल्यू। ठीक है, समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किसी नगर की जनसंख्या, किसी नगर की जनसंख्या 1,89,000 है। 4/9 लोग पुरुष तथा अन्य महिलाएं हैं। 50% पुरुष विवाहित हैं। तो आपसे पूछ क्या रहा है? पहला तो पूछ रहा है प्रतिशत विवाहित जनसंख्या ज्ञात करें।
सेकंड आपसे पूछ रहा है प्रतिशत विवाहित महिला ज्ञात करें। ठीक है जी, तो ये दो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मतलब एक ही क्वेश्चन है, इसमें दो तरह से, इस तरह से पूछ सकता है कि टोटल बताना है कितने परसेंट पॉपुलेशन मैरिड है, और ये बताना है कितने परसेंट महिलाएं मैरिड है। ये दो क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या हमारे, किसी नगर की जनसंख्या 1,89,000 है, 4/9 पुरुष तथा अन्य महिलाएं हैं, 50% पुरुष विवाहित है, प्रतिशत विवाहित जनसंख्या ज्ञात करें, प्रतिशत विवाहित महिला ज्ञात करें। एक बात याद हमेशा रखना कि जब भी कोई वैल्यू प्रतिशत में पूछता है तो हमारा उस पर एक्चुअल वैल्यू से उससे उस क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी ये जो 1,89,000 है, इसे भटकाने के लिए दिया हुआ है। अगर वो मुझसे एक्चुअल वैल्यू पूछता तो मैं 1,89,000 का यूज कर सकता था, लेकिन मुझसे इसमें क्या पूछा हुआ है, मुझसे कह रहा है वो प्रतिशत और प्रतिशत, यानी परसेंटेज में कोई वैल्यू पूछी गई है। समझ आ रही है बात? कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी क्वेश्चन तुमसे प्रतिशत में पूछा गया, अगर उसका मान जो है वो परसेंटेज में पूछा गया है, तो उसको आप ओरिजिनल वैल्यू पर कैलकुलेट करो तो उसमें सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। उसमें आप अपने पास से लेट करके वैल्यू, और आप कुछ भी जो आपको सूटेबल लगे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, उस हिसाब से क्वेश्चंस को रीड करो तो ज़्यादा अच्छा है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अब जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो वो समझ जाओगे। मेरा सिर्फ यही कहना है कि अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ किसी नगर की जनसंख्या कितनी दी हुई है, 1,89,000, 4/9 लोग पुरुष तथा अन्य महिलाएं हैं, जिसमें 50% पुरुष विवाहित है। प्रतिशत विवाहित जनसंख्या ज्ञात करें और प्रतिशत विवाहित महिला ज्ञात करें। क्वेश्चन तो आपने देख लिया होगा, तो मैं इसको यहाँ से थोड़ा रफ करके और यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ कि कितने लोग मैरिड है, वो कह रहे हैं 4/9 लोग, 9 लोग टोटल, 4/9 लोग जो है वो पुरुष है। अगर टोटल जनसंख्या 4/9, अगर मैं लेके चलूँ कि सपोज टोटल पॉपुलेशन 9 है, तो उसमें मेल कितने हो गए भाई, मेल हो गए 4, और फीमेल कितनी हो गई मेरी, फीमेल हो गई 5। भाई महिलाएं कितनी हो गई 5, और पुरुष कितने हो गए 4। अगर टोटल जनसंख्या 9 है तो 4/9 पुरुष है, इसका मतलब पुरुषों की जनसंख्या कितनी होगी 4, महिलाओं की जनसंख्या कितनी होगी 5, इसी रेशो में। वो कह रहे हैं 50% जो पुरुष है वो विवाहित है, 50%, अगर 4 का 50% निकालोगे तो ये बनेगा 2। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कितने लोग शादीशुदा हैं। अगर मैं पुरुष की बात करूँ तो 2 पुरुष शादीशुदा हैं। अब मुझे एक बात बताइए, शादी की अगर बात चल रही है तो एक पुरुष की एक ही महिला से शादी हो रखी होगी। समझ आ रही है बात क्या कर रहा हूँ? ये मोनोगैमस है। मोनो का मतलब जानते हो, जो इंसान एक ही शादी करता हो। ठीक है, तो इन सबकी एक ही शादी हो रही है, किसी भी एक आदमी की 2 महिला से शादी नहीं हो रही, ना एक महिला की 2 आदमी से शादी हो रही है। समझ आ रही है बात? हिंदुस्तान में एक ही शादी हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ, तो मुझे ये बताओ, अगर 2 आदमी शादीशुदा हैं तो महिलाएं भी कितनी शादीशुदा होगी, 2। भाई 2 आदमियों के साथ 2 महिलाएं शादीशुदा होगी। तो अगर मैं टोटल की बात करूँ तो मुझे ये बताओ टोटल पॉपुलेशन कितनी शादीशुदा है। आप कहोगे सर टोटल पॉपुलेशन कितनी शादीशुदा है, 4 लोग, टोटल में से 4 लोग शादीशुदा है, लेकिन मुझे बताना क्या कितने परसेंट शादीशुदा है। तो अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूँ तो उसने कहा है कि टोटल कितने परसेंट जनसंख्या शादीशुदा है, तो 9 में से कितने लोग शादीशुदा है, 4, कितने में से 9, परसेंटेज के लिए गुणा 100। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 44 सही 4/9% जो है वो शादीशुदा है टोटल पॉपुलेशन। समझ आ रही है कुछ बात? देखो इसमें ये जो लाइन है ना, ये आपका टाइम वेस्ट करने के लिए दी हुई है। ये कह रहा है 4/9 लोग पुरुष, बाकी महिलाएं, 50% पुरुषों की शादी हो रही है, बताना है कितने परसेंट लोग शादीशुदा है। मैं 4/9 ही लेके चलता हूँ। सपोज टोटल जनसंख्या 9 है, इसमें 4 लोग शादीशुदा है, तो महिलाएं कितनी शादीशुदा होगी 5। तो 4 शादी मतलब 4 लोग, 4 लोग अगर मेल है, इस लाइन के अकॉर्डिंग 4 लोग अगर मेल है तो महिलाएं कितनी होगी 5। 4 लोग अगर पुरुष है तो महिलाएं कितनी होगी 5 होगी। अब ये कह रहे हैं 50% लोग शादीशुदा है, तो 4 का 50% निकालूंगा, 50% जो पुरुष शादीशुदा है, तो 4 का 50% अगर निकालूंगा तो 4 का 50% कितना बनेगा 2। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 2 पुरुष जो है वो शादीशुदा हो गए।
अगर 2 पुरुष शादीशुदा है तो महिलाएं भी कितनी शादीशुदा होगी? 2। तो 2 पुरुष शादीशुदा है, 2 महिलाएं शादीशुदा है, तो टोटल जनसंख्या कितनी होगी? 4। यानी इसका मतलब टोटल 4 जनसंख्या शादीशुदा है, कितने में से? 9 में से 4/9 कितने परसेंट होता है? 44/9% लोग जो है वो मैरिड हो गए, वो शादीशुदा हो गए। ठीक है, अगर इसको आप 1,89,000 पे कैलकुलेट करोगे तब भी 44/9 ही आंसर बनेगा, लेकिन वो सब टाइम वेस्ट करना है, इतना हमारे पास एग्जाम में टाइम नहीं होता। सेकंड की अगर मैं बात करूँ तो वो कह रहा है कि सेकंड में कितने % महिलाएं शादीशुदा है। अब मुझे ये बताइए कि जो लड़के हैं वो 2 शादीशुदा हैं, तो लड़कियां भी कितनी महिलाएं शादीशुदा है? 2 ही महिलाएं शादीशुदा होगी। तो वो कह रहा है कितने % महिलाएं शादीशुदा है। तो मुझे बताओ टोटल जनसंख्या में से महिलाओं की कितनी महिलाएं शादीशुदा है? तो आप कहोगे सर 2। कितनी महिलाएं हैं टोटल? 5। भाई 5 में से 2 महिलाएं शादीशुदा है, परसेंटेज में बताना है तो गुना 100। मैं ये कह सकता हूँ कि 40% महिलाएं जो है वे भी हमारी कैसी होगी भाई? वे भी हमारी शादीशुदा होगी। ठीक है, समझे नहीं समझे थोड़ा बहुत? देख लेना इन क्वेश्चंस को, 1 बाय 1 पढ़ा रहा हूँ, सब कुछ किताब का ही है, बिल्कुल डिटेल में आपको सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही है अभी। तो इनको ध्यान से देखो, अगर एक बार में कोई चीज़ नहीं समझ में आती उसको दूसरी बार देख लो। रिकॉर्डेड क्लास का यही फ़ायदा होती है, अगर आपको एक बार में कोई चीज़ नहीं समझ में आ सकती तो आप उसको दूसरी बार देख सकते हो। बाकी अगर ऑफलाइन क्लासेस की बात करूँ तो पहली बार अगर आप पूछोगे तो ठीक है, दूसरी बार पूछोगे फिर भी टीचर बता सके, तीसरी या चौथी बार में टीचर क्या होगा, फिर तुम्हें बताया कि टीचर कैसे बताएगा। तो समझ आ रही है बातें? इसलिए रिकॉर्डेड क्लास में आप जितना मन चाहे बिना परमिशन के देख सकते हो। और बाकी अगर कोई भी दिक्कत परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, हम लोग कमेंट आपके रीड करते हैं और उन पर फिर काम भी करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या है? एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता है। एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता तथा 2400 रुपये प्राप्त करता है। कहने का मतलब यह है कि भाई वो 60 घंटे काम करेगा और उसकी जो दहाड़ी बनेगी वो बनेगी तथा 2400 रुपये प्राप्त करता है। वो कह रहा है कि यदि उसका वेतन प्रति घंटे यदि उसका वेतन प्रति घंटे 40% बढ़ता है तथा कार्य 16 से ही 2/3% कम करता है, आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। ठीक है, आप देख रहे हो क्वेश्चन इतना लंबा चौड़ा है, लेकिन देखना इसका सॉल्यूशन कितना सा होगा। यही तो सारी कहानी होती है। अगर आप कॉन्सेप्चुअल कोई चीज़ जानते हो, लॉजिकल आप किसी चीज़ पर काम करते हो, तो आपको उसको अंडरस्टैंड करने की जो अंडरस्टैंडिंग की जो आपकी लॉजिक होता है, मतलब जो अंडरस्टैंडिंग का जो आपका दायरा होता है वो बढ़ जाता है अगर आप किसी चीज़ को कॉन्सेप्चुअल उसकी नॉलेज रखते हो तो। अब अगर इसको कोई देखेगा तो वो स्टार्टिंग से शुरू हो जाएगा रजिस्टर से कि 60 घंटे काम कर रहा है, 2400 रुपये प्राप्त करता है। अब वो क्या काम करेगा, उसका वेतन बढ़ा देगा प्रति घंटे के हिसाब से। पहले तो 2400 को 60 से डिवाइड करेगा, एक घंटे में देखा कितना कमा रहा है, फिर 40% बढ़ाएगा, फिर देखेगा अच्छा काम जो है वो भी 16 से ही 2/3% कम कर दिया, तब आय में प्रतिशत परिवर्तन बताओ। इस तरह से करेगा और वो घंटा लगा देगा।
मैंने आप लोगों से एक बात कही थी, क्या बात कही थी? मैंने कहा था कि तुम ये देखो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन में क्या रहा है कि आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। हमेशा एक बात याद रखना कि जब भी आप कभी क्वेश्चंस को रीड करो ना, तो क्वेश्चन को भले ही कितनी स्पीड से रीड करो, लेकिन जब कोई चीज़ पूछ रहा हो ना, तो उसमें एक्चुअल में निकालना क्या, फाइंड आउट क्या कर रहा है, उसको थोड़ा आराम आराम से उसको पढ़ना शुरू किया करो। इससे क्या है, वो सारी चीज़ें हमारे माइंड में, जिस जो एक्चुअल चीज़ है, जो उसमें एक्चुअल चीज़ है जो हमें फाइंड आउट करनी है, वो हमारे दिमाग में बैठ जाती है और उसी तरह से फिर हमारा दिमाग काम करता है ना। कहने का मतलब ये है कि अगर इस क्वेश्चन को आपको पढ़ना है एग्जाम में, तो आपकी स्पीड ये होनी चाहिए। यदि एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता है, ठीक है, 2400 रुपये कमा रहा है, उसका वेतन प्रति घंटे 40% बढ़ता है और जो उसका काम है वो भी 16 से 2/3% कम हो रहा है। तो आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। इसको 2 बार पढ़ लो कि यार क्या फाइंड आउट करना है, हमें बताना है कि उसकी इनकम में कितने % का चेंज आ रहा है। तो आपके दिमाग में ये चीज़ें एक इमेज बना देगी, ये वैल्यू आपके दिमाग में इमेज बना देगी, उस हिसाब से आपका फिर दिमाग काम करना शुरू करेगा। अब मुझे बताओ कि आय में जो है चेंज वो परसेंटेज में पूछा है, मुझसे ओरिजिनल तो नहीं पूछ रहा। अब मैंने कहा था अगर कोई वैल्यू परसेंटेज में पूछी जाती है तो हमारी ओरिजिनल वैल्यू का कोई भी फ़ायदा नहीं होता। यानी ये लाइन सिर्फ तुम्हें उलझाने के लिए दी हुई है, जिससे तुम अपना टाइम सारा वेस्ट करो। इसका इस क्वेश्चन में कोई इस्तेमाल नहीं है अगर मुझसे कोई वैल्यू प्रतिशत में पूछी जा रही है। मैं इन 2 न्यूमेरिक वैल्यू से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे? वो देखो, अब तुम्हें पता है कि जब मैं रुपये पर आर की मजदूरी से मल्टीप्लाई करूँगा या आर से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरी वेजेस निकल के आ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आप 5 रुपये प्रति घंटा कमा रहे हो और आपने 5 घंटे काम किया, तो आपको कितनी मजदूरी मिलेगी? 25 रुपये की मजदूरी मिलेगी। यानी अगर आप पर आर के हिसाब से कितने रुपए कमा रहे हो और उसके आर में मल्टीप्लाई करोगे, तो जितना आपका पैसा बनेगा, जितनी आपकी मजदूरी बनेगी, वो उसके मल्टीप्लाई के बराबर होगी। तो रुपये पर आर, पहले रुपये प्रति आर की, यानी अगर आप प्राइस की, अगर आप सैलरी की मल्टीप्लाई करोगे टाइम में, तो वो किसके बराबर होता है? उनका प्रोडक्ट, वो वेजेस के बराबर होता है। इस तरह से याद रख सकते हो। ये कह रहा है यदि उसका वेतन प्रति घंटे 40% बढ़ जाता है, 40% को फ्रैक्शन में कितना लिखेंगे हम? 2/5। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सपोज इसका जो वेतन था वो पहले 5 था, अब कितने का इंक्रीमेंट हो गया? 5 से अब 2 का इंक्रीमेंट हो गया, यानी अब उसका वेतन कितना हो गया भाई? 7। तुम्हें पता है जो उसका वेतन है वो 5 से कितना हो गया? 7। अब अगर मैं आर की बात करूँ, वो कह रहा है टाइम, अब वो कितना कम टाइम का काम कर रहा है? 16 से ही 2/3%। यानी ये कहना है कि अगर मैं घंटों की बात करूं, तो पहले वो 16 से ही 2/3 का मतलब फ्रैक्शन में होता है 1/6। इसका मतलब अगर वो पहले 6 घंटे लिख लो या 6 यूनिट लिख लो, अगर वो 6 टाइम्स काम कर रहा था, तो अब वो 1 टाइम कम काम करेगा। यानी अब कितने टाइम्स काम करेगा वो? 5 घंटे काम करेगा। कुछ भी यूनिट लेके चलो। सबसे बड़ी बात, जब हम कोई चीज़ फ्रैक्शन में लेते हैं तो उसमें यूनिट कभी होती नहीं है, यूनिट से यूनिट कट जाते हैं, कभी उसमें यूनिट नहीं लगाते। लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए तुम समझ के चलो कि एक बंदे को पहले 1 घंटे कितने रुपये मिल रहे थे? 5 रुपये। वो कितने घंटे उस टाइम काम कर रहा था? 6 घंटे। तो मुझे बताओ कि उस टाइम वो कितनी मजदूरी उठा रहा होगा? 6 पंजे 30 रुपये की मजदूरी उठा रहा होगा। अब उसको क्या काम हुआ? अब उसका 1 घंटे का कितने रुपये हो गया? 7। लेकिन अब उसने कितने घंटे काम किया? 5। तो 7 के हिसाब से 5 घंटे में वो कितने रुपये कमा रहा है? 35 रुपये कमा रहा है, यानी 35 यूनिट कमा रहा है। अब हमसे हमसे पूछ रहा है कि ये बताओ कि उसके जो इनकम है उसमें कितने % का चेंज आया। तो मुझे ये बताओ, इनकम 30 से 35 हो गई, कितनी इनकम बढ़ गई है? 5। लेकिन बताना किस में है मुझे? प्रतिशत में। तो ये बताओ 5 इनकम बढ़ गई कितने से? 30 से। प्रतिशत के लिए गुना 100, या फिर मैं कहूँ 5 छंग 30 और 1/6 कितना होता है? 16 से 2/3%। इसका मतलब ये है कि जो उसकी इनकम है अब कितनी इंक्रीज़ हो गया? अब इंक्रीज़ हो गई है वो हमारी 16 से 2/3%। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग को अपने बिल्ड करना है। इसमें क्या अंडरस्टैंडिंग रखनी थी कि अगर हमसे ओरिजिनल वैल्यू पूछी जाती है तो अब हम ओरिजिनल वैल्यू पर क्वेश्चंस को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जैसे इस क्वेश्चन में हमसे परसेंटेज में वैल्यू पूछा था, तो इसमें हम ओरिजिनल वैल्यू लेके चले या बिना ओरिजिनल वैल्यू से क्वेश्चन को सॉल्व करें, तब भी हमारा आंसर वही बनेगा जो ओरिजिनल वैल्यू पर आ रहा था। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन में ओरिजिनल वैल्यू को देख कर आपका ध्यान भटकाने की कोशिश कीजिए। आई होप इन 3 क्वेश्चन से आप इस टाइप को समझ गए होंगे। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे इनकम टैक्स से रिलेटेड पार्ट होते हैं, उसके बारे में। ठीक है।